हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लाइट ऑफ एशिया पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे जो कि यूपी बोर्ड क्लास 11 के सिलेबस के अंतर्गत आता है। लाइट ऑफ एशिया एक नॉन डिटेल स्टोरी है जिसे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी बताया जाता है उस तरह से इसे नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए इसका जो है हम आप लोग को हिंदी सारांश बताते हैं। हम लोग इसका हिंदी में अध्ययन करेंगे। लाइट ऑफ एशिया में 8 खंड हैं, लेकिन केवल बुक पार्ट यानी कि थर्ड जो है पार्ट 3 वो ही आप के सिलेबस के अंतर्गत है, उसी का सारांश दिया जा रहा है। लाइट ऑफ एशिया ये सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई है। ये एक पोइट्री है। ये एक ब्रिटिश कवि तथा पत्रकार थे जिनका जन्म 10 जून 1832 को हुआ था। इनकी शिक्षा रोचेस्टर के किंग्स कॉलेज तथा ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी में हुई। 1852 में इन्हें इनकी कविता के लिए न्यूडिग्रेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1856 में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1856 में वे भारत में डेक्कन कॉलेज पूना के प्रधानाचार्य के रूप में आए और वहां 5 साल तक रुके। 1861 में ये इंग्लैंड लौटे और डेली टेलीग्राफ पत्र समूह में शामिल हो गए। 1873 में ये इस पत्र के संपादक बन गए। सर एडविन अर्नोल्ड भारत के गौरवशाली प्राचीन परंपराओं व समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इनके दर्शन तथा आध्यात्मिक इतिहास के प्रति आकर्षित थी। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया तथा भारतीय कलाओं में महारत हासिल की। इनकी श्रेष्ठ कविताओं में द लाइट ऑफ एशिया उच्चतम स्तर पर थी, जिसे इन्हें प्रसिद्ध कर दिया, जो 1879 में प्रकाशित हुई, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। सर अर्नोल्ड ने कुछ समय तक जापान में रहे। इनकी पत्नी जापानी थी। 24 मार्च 1904 को इनकी मृत्यु हो गई और वे एक महान कवि के रूप में भारत के प्रेमी के रूप में याद किए जाते हैं। तो चलिए सीधा पोएम के सारांश से शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कविता महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन करती है। वे एक राजपुत्र थे, अतः उनके लिए किसी भी प्रकार की सुख व सुविधा की कमी नहीं थी। एक बार एक साधु ने इनके पिता राजा शुद्धोधन को बताया कि या तो ये एक महान राजा बन जाएंगे या फिर एक सन्यासी बन जाएंगे। इस भय के कारण महाराज अपने पुत्र को महल से बाहर नहीं जाने देते थे और उन्होंने अपने पुत्र को सांसारिक माया में डालने हेतु उनकी शादी करा दी। सिद्धार्थ को एक बार जब महल से बाहर जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनका सामना एक वृद्ध, एक बीमार और एक मृत व्यक्ति से हुआ। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा तो उन्होंने उनको सारा ज्ञान दिया और सांसारिक दुख व कष्ट का एहसास कराया। सांसारिक कष्टों के कारणों का पता लगाने तथा उनके उपायों को खोजने के लिए वे घर से निकल पड़े तथा अंत में उन्होंने महान ज्ञान प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में सुखपूर्वक रहते थे। वहाँ उन्हें आनंद और विलासिता की सभी सुख सुविधाएँ उपलब्ध थी। उनकी सुंदर पत्नी यशोधरा उनके साथ थी। वहाँ उनके चारों ओर संगीत, नृत्य तथा आनंदमयी वस्तुओं से परिपूर्ण वातावरण था। वह दुख, रोग, कष्ट, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से अपरिचित थे। कुछ अवसरों पर राजकुमार बहुत बेचैन और दुखी हो जाते थे। जब यशोधरा ने उनको दुखी देखती तब वह उनसे कारण पूछती। वह उनके साथ भी दुखी हो जाती थी। तब राजकुमार उनको प्रसन्न करने के लिए आधे मन से मुस्कुराने लगते थे। देवताओं की पुकार। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बीड़ा खिड़की के पास रखी थी। हवा अंदर आई तो वहाँ से एक आवाज़ उत्पन्न हुई। पास के लोगों ने बीड़ा द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि को सुना, किंतु राजकुमार ना अनुभव किए और ना उन्हें देवताओं द्वारा संदेश दिया जा रहा है। राजकुमार के लिए संदेश। देवताओं ने कहा, हम हवाएं हैं जो हर जगह भ्रमण करती रहती हैं। हवाएं आपके लिए हमारा संदेश प्रसारित कर रही हैं। हमारा उद्देश्य आपको यह बताना है कि मनुष्य का जीवन हवा के समान है। आप अनुभव करते हैं कि जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण है, किंतु यह गलत धारणा है। सच्चाई यह है कि आप वास्तव में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन के प्रत्येक वस्तु अल्पकालिक हैं। वस्तु में जीवन व्यर्थ और थोथा दिखावा है,
किंतु आप उन लोगों से भिन्न हैं जो जीवन की विलासिताओं से चिपके रहते हैं। जब आपको उठ खड़ा होना चाहिए और मानव जाति के दुख कष्टों से बचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, मानव जाति के कल्याण के लिए आप अपने प्रेम पूर्ण जीवन का परित्याग कर दीजिए। आप राजसी वैभव को छोड़ दीजिए और जीवन के कष्टों का आलिंगन कीजिए। केवल तभी आप लोगों को बचा सकते हैं। चित्रा का गीत और सिद्धार्थ की बाहरी दुनिया को देखने की इच्छा। चित्रा राजमहल की एक दासी थी। एक शाम को वह उस स्थान पर आई जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। चित्रा एक गीत गाने लगी। जब उसने गीत गाना बंद किया तब उसने प्राचीन काल की एक प्रेम कहानी सुनाई। कहानी सुनाते समय उसने एक जादू के घोड़े का अद्भुत देशों के बारे में बताया। उसके गीत ने राजकुमार को हवा के गीत का स्मरण करा दिया। उन्हें सुखों के महल से बाहर आने और विस्तृत संसार को देखने की तीव्र इच्छा हुई। एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि महल के बाहर बाग, बगीचे, मंदिर तथा नगर हैं। भूमि में मैदान हैं, नदियां हैं और वन हैं। राजकुमार उन सबको देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने चन्ना को भ्रमण करने के लिए रथ तैयार करने का आदेश दिया। राजकुमार का पहला भ्रमण। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार महल से बाहर के स्थानों को देखने की इच्छा है, तब उन्होंने आदेश दिया कि पूरे नगर को इतनी अच्छी तरह से सजाया जाए कि राजकुमार को कोई भी खराब चीज़ देखने को ना मिले। अंधे, बीमार, वृद्ध और कुष्ठग्रस्त लोगों को राजकुमार की दृष्टि से बचाने के लिए ही अपने घरों से बाहर ना निकलने की अनुमति दी गई। राजकुमार सजे हुए रथ में बैठकर नगर की सड़कों पर पहुँचे तो लोगों ने खुशी से उनका स्वागत किया। नगर के सभी स्थान स्वच्छ और सुसज्जित दिखाई पड़े। सब लोग को खुश देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए। नगर के सभी स्थान बहुत ही साफ और स्वच्छ थे। इसके बाद राजकुमार ने चन्ना को नगर के बाहर की ओर सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए अपने रथ को नगर से बाहर ले चलने के लिए कहा। वहाँ राजकुमार ने एक वृद्ध व्यक्ति सड़क के बीच में आते हुए देखा। वह थका हुआ और बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था। वह गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसकी कमर सीधी नहीं थी। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। वह एक डंडे के सहारे चल रहा था और भिक्षा मांग रहा था। राजकुमार और सारथी के बीच वार्तालाप। वृद्ध मनुष्य की दशा को देखकर राजकुमार ने चन्ना से पूछा कि वह आदमी कौन था। चन्ना ने उसे बताया कि वह एक वृद्ध मनुष्य था। राजकुमार ने आगे पूछा कि क्या वृद्धावस्था में सभी ग्रस्त होंगे। चन्ना ने उन्हें बताया कि वृद्धावस्था में से कोई नहीं बच सकता। राजकुमार बहुत दुखी हो गए और उन्होंने चन्ना को महल में चलने की आज्ञा दी।